हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम और हम कर रहे हैं पीजीटी के बीएड पोर्शन के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन। यस स्टूडेंट, आपको पता ही हिमाचल में पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसमें आपके सेकंड पेपर में जो बीएड पोर्शन से 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हेल्पफुल तो होगा ही होगा। प्लस अगर आपने पीजीटी की फर्दर कभी भी वैकेंसी आ सकती हैं, तो आप अपनी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कैसे आपसे सवाल पूछ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज मैं पेपर सॉल्व करूंगी वो कॉमर्स सेक्शन से करूंगी। पे कॉमर्स मतलब पेपर सेकंड में बीएड पोर्शन जो है 20 क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताऊंगी क्या कैसे और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, अब इसमें ज़्यादा आपके सीडीपी से पोर्शन नहीं है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चंस है। आपके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कमीशन है जो कि एजुकेशन पर आए हैं, आपके पॉलिसीज जितने आए हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, ये स्टडी किसका करता है। ओके, ये आपसे पूछा गया है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ओके, हमारे पास ऑप्शंस है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग एंड टीचिंग मेथड। ओके, तो यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशनल लर्निंग हो सकता है, टीचिंग मेथड। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ टीचिंग मेथड नहीं बताएगा आपको, सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग नहीं बताएगा, ये ह्यूमन लर्निंग बताएगी। ओके, साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट आपका ह्यूमन विंग्स की लर्निंग। ओके, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, एक ह्यूमन है, वो कैसे लर्न करता है, कैसे वो सीखता है, वो एजुकेशनल सेटिंग, एक क्लासरूम है, उसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, कैसे सीखता है, ये क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब स्टडी, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन विंग की लर्निंग की स्टडी के बारे में बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन, जो कि एजुकेशनल इंटरवेंशन है, इन सभी के बारे में आपको बताएगा। की पॉइंट्स देख लेते हैं। ह्यूमन लर्निंग क्या सीखता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ओके, लर्नर किस प्रकार से पढ़ रहा है, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, टीचिंग मेथड होगा। ओके, लर्निंग प्रोसेस कैसे सीखता है, थर्ड क्लास में, फिफ्थ क्लास में, इस प्रोसेस को कैसे करता है, ये होता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, इंस्ट्रक्शनल्स कैसे होंगे, जैसे कि आपको बताना, इंस्ट्रक्शन देना, उसकी स्ट्रैटेजी होनी कैसे चाहिए, स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से। लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसीलिए तो बोला जाता है क्लासरूम। अगर टीचर होगा, स्टूडेंट होंगे, लेकिन क्लासरूम नहीं होगा, तो लर्निंग कैसा होगा। तो लर्निंग आपका क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके साथ हम पढ़ लेते हैं। ओके, पढ़ लिया, लेकिन मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, ताकि बूस्ट मिले और बच्चा ये कॉन्टिन्यूसली पढ़ता रहे। तो मोटिवेशन एंड बिहेवियर, ओके, बिहेवियर मतलब उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार से। फिर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, जो हमने पढ़ाया क्या उसको समझ आया या नहीं समझ आया, दैट इज असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। फिर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कि डिफरेंट थिंकर के द्वारा जितने भी प्रिंसिपल्स बोला गया है, उसका एप्लीकेशन करना। मान लो कि ये थ्योरी है, कोई भी थ्योरी ले लेते हैं, तो वो टीचर अप्लाई कर सकता है, उसके प्रिंसिपल को फॉलो कर सकता है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो और इफेक्टिवनेस हो, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। सिर्फ टीचिंग मेथड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन लर्निंग है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ ह्यूमन लर्निंग। एक बच्चा, एक जो ह्यूमन है, वो सीखता कैसे है, ये क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे हमने पॉइंट्स कवर कर लिए, की पॉइंट्स ज़रूर
लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पूछा है डैश बिलीव इन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर किनके द्वारा दिया गया है, तो देखते हैं किनके द्वारा दिया गया है। स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है, स्पेयरमैन के द्वारा, गार्डनर के द्वारा या थर्डस्टोन के द्वारा दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सभी को मालूम है किनके द्वारा दिया गया है, स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने दो फैक्टर दिया, मतलब कि एक इंटेलिजेंट होता है, एक वो बच्चा जो सीखता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो दो फैक्टर की वजह से होता है। इन्होंने जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर के बारे में बात करी। जनरल जो कि आपको सभी में देखने को मिल जाएगा, इन्होंने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया जिसमें उन्होंने जो टेस्ट देखा कि नॉर्मली जो बच्चा है ना सब एक जैसा ही कर रहे हैं, वो क्या होगा, जनरल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, वो हेरिडिटी पर भी डिपेंड हो सकती हैं, वो एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड हो सकती हैं। तो इन्होंने दो फैक्टर के बारे में बात करी। अगर स्पेयरमैन की बात करें तो ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि ये साइकोलॉजिस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट कौन थे, स्पेयरमैन। ओके, इन्होंने फैक्टर को एनालाइज किया और इंटेलिजेंस लेवल को बात करी, दो फैक्टर के बारे में बात करी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। एक एजुकेशनल प्रोसेस, एक पढ़ना जो पढ़ते हैं उसमें तीन जो मेन फैक्टर है वो कौन इंपॉर्टेंट है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आप सीडीपी पैडागोजी नहीं भी पढ़ते हैं तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोलते हैं एजुकेशन, टीचर एंड बुक। ओके, सही है, टीचर। अब देखिए इसमें ना बेस्ट आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन आपको सारे करेक्ट लगेंगे लेकिन एक जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको करेक्ट करना है। फिर है टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, एक बच्चा होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए और आपका स्ट्रक्चर क्लासरूम होना चाहिए जिसको यहाँ पर करिकुलम बोल दिया गया है। ओके, तो टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन होना चाहिए, मतलब कि पूरा आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, टीचर, टीचर क्या करता है, ये एक प्रोवाइडर होता है, एक फैसिलिटेटर होता है जो कि गाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट ये अपने गाइडेंस देते हैं। स्टूडेंट जो कि एजुकेशनल मटेरियल में पार्टिसिपेट करते हैं। अब टीचर तो है लेकिन टीचर होगा, स्टूडेंट नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे किसको। तो जो लर्निंग करता है वो स्टूडेंट करता है। अब इन दोनों को जो मिलाता है, ओके, इन दोनों को जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो क्या है, एजुकेशनल, जिसमें आपके टीचिंग एड्स भी हो जाएंगे, क्लासरूम भी हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा, करिकुलम भी हो जाएगा, ऑल अबाउट उसको एजुकेशन बोल दिया है। जैसे कि डिलीवर ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज, तो ये सारे एजुकेशन होते हैं। तो बेस्ट आंसर इसमें से करेक्ट करना था, तो आंसर हमारा बेस्ट जो हो जाता है स्टूडेंट, दैट इज बी। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सोसाइटी, फ्रेंड, फैमिली एंड स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि एक बच्चा का होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन और एक होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो प्राइमरी होती हैं वो क्या होता है, फैमिली होती हैं। तो फैमिली क्या हो जाएगी, आंसर होगा सिंपल है ना। तो एक फैमिली जो कि फर्स्ट, उसमें जो नॉर्म्स, उसमें जो वैल्यू, जो फाउंडेशन मतलब बेस जो बनाता है, दैट इज फैमिली। ओके, फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड। फर्स्ट स्कूल क्या है, चाइल्ड के लिए एक एजुकेशन है, क्योंकि वो फर्स्ट लर्न फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, स्किल्स होती हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, बेसिक स्किल्स कौन बताता है। फिर वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जाता है जिसमें पीयर और स्कूल के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लियर है। तो
आंसर आपका फैमिली हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन। अगर कॉमर्स की बात करें तो इसमें बीएड पोर्शन बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट ये यहाँ पर बुद्धिज़्म से क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया था सेलिमनी ऑफ इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज़्म इज कॉल्ड। ओके, एक सेरेमनी बनते हैं, एक सेरेमनी होता है, उसमें क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है विद्यारंभम, उपन्यास, पबज्जा एंड उपसंपदा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में एक बच्चा जो 8 साल का हो जाता है तो वो बुद्धिज़्म मॉन्क बनने जाता है। तो एक उसकी सेरेमनी होती है, उसको बोलते हैं पबज्जा सेरेमनी। ओके, पबज्जा और या पबीजा भी बोल देते हैं। ओके, 8 साल का बच्चा जो कि मॉन्क की तरह बनने जाना, ओके, वो मॉन्क बनने के लिए तैयार है और उसकी जो सेरेमनी स्टार्टिंग में सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं? पबज्जा। अब क्या होता है स्टूडेंट, जब उसने प्राइमरी एजुकेशन ले लिया, अब उसको हायर करना है, ओके, और भी उसको बुद्धिज़्म में या उसको और भी चीज़ें सीखना है, तो एक और सेरेमनी एक्स्ट्रा उसका टेस्ट होता है। पहले जो उसने सीखा है, उसके बाद उसके मंत्र, उसका टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद एक और सेरेमनी होती है जो कि 12 साल के बाद होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। उसको क्या बोलते हैं? उपसंपदा। ओके, उपसंपदा या उपसंपदा सेरेमनी बोलते हैं, जो कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, जो मॉन्क उसके में जो बहुत अच्छा, मान लो कि कोई क्या होता है प्राइमरी लेके वो कर लेता है, ठीक है, अब मैं गृह आश्रम मतलब कि मैं अपने नॉर्मल लाइफ जीऊँगा, लेकिन किसी को और ज़्यादा एजुकेशन करना है और बड़े मॉन्क बनना है, तो उसके बाद आफ्टर 12 ईयर एक और सेरेमनी होता है और ये बुद्धिज़्म में ही होता है। उपसंपदा बोलते हैं, पबज्जा एंड उपसंपदा। तो आंसर आपसे पूछा है इनिशिएशन, ओके, ऑफ इनिशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पबज्जा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूट। हमें पता है सोशल इंस्टीट्यूट है स्कूल, ऐसा क्यों? देखते हैं ऑप्शंस। तो ए ऑप्शंस पूछा गया है दे प्रिजर्व एंड इंस्टॉल द वैल्यू ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। ये इंस्टॉल करते हैं हमारे जितने भी वैल्यू, हमारी जितनी भी संस्कृति है। बी ऑप्शन है दे सजेस्ट द वे एंड मीन्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। ये सजेस्ट करते हैं कि सोशल, हमारी जो सोसाइटी है उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है। ओके, ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं दे सजेस्ट द सॉल्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम। ये आपके सॉल्यूशन देते हैं। ये पूछा है दे आर एस्टैब्लिश बाय द सोसाइटी। जो स्कूल है वो एस्टैब्लिश किया जाता है सोसाइटी के बारे में, तो ये बोला है इन्होंने। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, स्कूल नॉर्मली अगर कभी भी रिलेटेड टू स्कूल क्वेश्चन आए तो ये मैं आपको बताती हूँ स्कूल क्यों बनाया गया है। तो जो हमारी धरोहर है, ओके, हमारी जो एजुकेशन, हमारा जो कल्चर है, उसमें बच्चों को हमारी हेरिटेज है, हमारी जो कल्चर है, हमारे जो वैल्यूज़ है, उनको इनकलकेट करने के लिए, उनमें डालने के लिए बच्चों को, इसीलिए स्कूल सिस्टम है। तो हमारे जो प्रिजर्व्स है और इंस्टॉल करना है वैल्यू ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। ओके, जो भी जनरेशन आएगी उसमें इनकलकेट करना है हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर, हमारी धरोहर, हमारी हेरिटेज। इसीलिए ये क्या लाया जाता है? स्कूल बनाया जाता है। सिंपल एंड शॉर्ट आंसर। ओके, तो ए आ जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन मतलब कि हमारा जो स्कूल है उसके की फीचर्स क्या हो सकते हैं। हमें पता चल गया कि जो स्कूल है वो सोशल डेवलपमेंट करता है, क्योंकि ये बच्चे की ओवरऑल एजुकेशन, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं करती हैं, ये हमारे वैल्यूज़, हमारी कल्चर को भी इनकलकेट करती हैं। ओके, क्योंकि जो बच्चा रह रहा है वो सोसाइटी में रह रहा है, तो वो कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको कैसे बात करना चाहिए, ये सब स्कूल पढ़ाता है। तो हम स्कूल को क्या बोल दें? एक सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है कि एक सोसाइटी में आपने कैसे बिहेव करना है, ये सिखाता है। कनेक्शन टू द सोसाइटी, इसको लिंक, बच्चा है वो सोसाइटी से लिंक रहे, ये पढ़ाता है।
वैल्यूज एंड कल्चर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपका एक रोल होना चाहिए, एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें नॉर्म्स वो जो वैल्यूज़ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है स्टूडेंट, ओके। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। और कभी भी मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर स्कूल से रिलेटेड आए तो यही चीज़ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसी के साथ 7th क्वेश्चन पूछा गया है, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ओके। लैंग्वेज के बारे में बात करेगी है इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर इज द रिजल्ट, ओके। अब इनको पता है, अब आप याद रखिएगा B.F. स्किनर ने क्या क्या बात करी, आप कंक्लूड करें। इन्होंने बिहेवियरलिज्म थ्योरी दी, लर्निंग थ्योरी दी कि एक बच्चा कैसे लर्न करता है। इन्होंने री के बारे में बात करी, री में पॉजिटिव री नेगेटिव री के बारे में बात करी। ओके, एक बच्चा कैसे सीखता है, इमिटेट करके। तो लर्निंग कैसे इमिटेट करेगा, तो देखो ट्रेनिंग इन ग्रामर, ये ऐसे ही आपको ऑप्शन सही नहीं लग रहा। फिर बी पूछा इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, लग रहा है सही, लेकिन और भी देते हैं। इंटेंट एबिलिटी, मतलब कि उसमें अपने आप एबिलिटी होती है, मानेंगे राइट। जो लैंग्वेज होता है वो अपने आप सीखा जाता है, सही बात है। लेकिन क्या इन्होंने बात करी थी, फिर बोलते हैं मैचुरेशन, मतलब जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसमें लैंग्वेज। अगर मैं आपको बात करूँ स्टूडेंट, अगर नॉर्मल आपसे लैंग्वेज पूछते ना, लैंग्वेज कैसे सीखता है, तो या ये ठीक है, ऑटोमेटिकली वो सीख लेता है। और जब मैच्योर होता है तो अपने आप उसको लैंग्वेज आ जाती है अकॉर्डिंग टू स्टेज। लेकिन यहाँ पर B.F. स्किनर के बारे में बोला है ना, तो B.F. स्किनर ने बोला था री और इमिटेट। बच्चा देख देख के, सुन सुन के सीखता है, ओके, इमिटेट करके। B.F. स्किनर की बात करें तो इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करी थी थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनकी जो थ्योरी का नाम है वो क्या नाम है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का नाम है। और इन्होंने इमिटेशन की बात करी थी। जो लैंग्वेज है, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो मिमिक करता है, ओके, मतलब कि वो इमिटेट करता है, इस बार से री करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, ओके। फिर रिपीटेशन और करेक्शन करता है, बार बार रिपीट करेगा, बार बार करेक्शन करेगा, ये नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो ऐसे बच्चा सीखता है। तो कैसे सीखता है, इमिटेट करके और पॉजिटिव री। अच्छा, आपने सही बोला, आपको ये अवार्ड मिलेगा, ऐसे प्रेज मिलेगा। तो प्रेज करना, रिवॉर्ड देना, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव री, ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसी के साथ, ओके, ये भी याद रखिएगा, जो B.F. स्किनर हमारे साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन है, अमेरिकन बिहेवियरलिज्म, ओके, ये भी नोट करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉयज एज अ टीचर। टीचर की क्वालिटी पूछा है। आपको जनरल पता है टीचर कैसा होना चाहिए, बट यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को देखते हुए, एक एक क्वालिटी को देखते हुए हमने क्वेश्चन को करना है। तो चलिए मेरे साथ इसको सॉल्व करिए। अब बोलते हैं टीचर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, द वन हु प्रोसेस द गुड कम्युनिकेशन स्किल विद द मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए लेकिन क्वालिफिकेशन चलेगा, ऐसी बात है बोला। फिर बी बोलते हैं द वन हु इज गुड विद द कंटेंट एंड कम्युनिकेशन। वो टीचर बनेगा जो कि उसका कंटेंट पर और कम्युनिकेशन दोनों पे सही लग रहा है, ठीक है, पहले तो एलिमिनेट कर दीजिए। द वन हु प्रोसेस द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ हायर ऑर्डर। याद रखिएगा, टीचर वो नहीं कि उसके पास बहुत सारी डिग्री है, लेकिन वो उसको पढ़ाना कैसे आता है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द वन हु इज रिक्वेस्टिंग एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड लव द लर्नर। बोलते हैं वो जो कि रिक्वेस्टिंग, जो जरूरत है, रियलिस्टिक है, ओके, रियलिस्टिक एजुकेशनल और प्रोफेशनल, जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतना क्वालिफिकेशन, और लर्नर जैसे स्टूडेंट को लव करना चाहिए। तो जब बेस्ट आंसर क्या हो जाएगी, आपकी डी हो जाएगी।
टीचर वो होना चाहिए जो रियलिस्टिक एजुकेशन, ओके, जो रियल लाइफ है बच्चे को वो पढ़ाना चाहिए, जो कि रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हो, ओके, वो होना चाहिए। और उसके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, ओके। तभी रखा हुआ है ना कि आपको जब अगर टीजीटी का पेपर है तो आपको इतना होना चाहिए, अगर पीजीटी का है तो इतना होना चाहिए, यूजीसी होना तो इतने क्वालिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू आप जैसे जैसे लेवल ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी क्वालिफिकेशन इंक्रीज होनी चाहिए, ये बात करी। और लव द लर्नर, है ना, और यहाँ पर लव द प्रोफेशनल। बट टीचर वही पढ़ा सकता है जो अपने प्रोफेशन को लव करता है, ओके, प्यार करता है, और वो अपने तरीके से वो पढ़ा सकता है। इसके साथ साथ और भी हम क्वालिटी ऑफ टीचर की बात करते हैं। टीचर में स्किल क्या क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए बहुत, सिंथेसाइजिंग द इंफॉर्मेशन। अब देखिए इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू लर्नर, हमें कैसे इंफॉर्मेशन को बच्चों को देना चाहिए, ये एक टीचर की क्वालिटी है ना। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन आपकी ज़रूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग। रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से एक टीचर को रिसीव करना चाहिए इंफॉर्मेशन। ऑलवेज डायनेमिक होना चाहिए, ओके, ये बोला है। अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करे, अंडरस्टैंड करे, लर्नर को अंडरस्टैंड करो, और ये बहुत सारे टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए। तो आंसर अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ये है, ये भी आंसर सही है। लेकिन अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो तो बेस्ट आपका आंसर क्या होता है? डी। अब वहाँ पर याद रखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में ये बहुत गड़बड़ होती है। आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, आप देखोगे सारे क्वेश्चन ऑप्शन को कि क्या सही है क्या गलत है। दो ऑप्शन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दो ऑप्शन क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं बहुत ईजिली। लेकिन जो दो ऑप्शन होते हैं ना उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उसमें से आपने देखना है तो बेस्ट क्या चीज़ है, एंड देन आप आंसर करोगे तो कभी भी एरर के चांसेस नहीं होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग policy was called the Magna Carta of document Western education system in India। ओके, मैग्ना कार्टा किसने फॉलोइंग पॉलिसी लेके आए थे? तो ऑप्शंस है मैक्लेम्यूट जो कि 1835 में, सबसे पहले 1835 में हमारा एजुकेशन, ये हम पढ़ेंगे बिफोर एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम क्या था, ये सारे। तो सबसे पहले 1835 की बात करते हैं। फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट 1882 में, चार्ल्स हुड डिस्पैच 1854 में, रियाल कमीशन रिपोर्ट 1900। ये सारे आप पढ़ोगे बिफोर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी एजुकेशन, और ब्रिटिशर ने जो हमारे एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया, डेवलपमेंट किया, क्या किया, ओके, अपने मोटिव से किया, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर हमें नहीं पढ़ाते तो हमें नॉलेज नहीं होता और हम आज़ादी की मांग नहीं करते, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका आंसर जिसने मैग्ना काटा, द वर्ड मैग्ना काटा होता है स्टूडेंट रिपोर्ट, ओके। ये रिपोर्ट लेके आते थे, और ये किनके द्वारा लेके आए थे? पहले तो मैक्लेमिनट आए थे, ओके, 1835 में। उसके बाद जो लेके आए थे वो थे चार्ल्स हुड डिस्पैच, ओके, 1854 में। जो मैग्ना था, जो आपके थे मैक्लेमिनट, वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन, वो बोलते थे कि जो एक जो इंडियन है वो क्या है, सिर्फ वेस्टर्न सीख के, वो वेस्टर्न पे बहुत एम्फसाइज करते थे। लेकिन इनका इंडियन के तरफ भी रुझाव था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि हुड डिस्पैच ने बात करी है। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक रिपोर्ट है कि कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ये लेके आए थे, ओके। यहाँ पर इन्होंने वेस्टर्न नॉलेज के साथ साथ इन्होंने जो हमारे इंडियन नॉलेज है उसके बारे में बात करी। इन्होंने वुमेन एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, ये वर्ड लिखिएगा। फिर इन्होंने क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ओके, इन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स की क्रिएट किया। फिर इन्होंने क्या बात करी थी? मॉरल और इंटरएक्चुअल डेवलपमेंट, ओके, वैल्यूज। इन्होंने बोला था कि एक बच्चे की वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो इन्होंने वेस्टर्न की बात तो करी और साथ साथ जो इंडियन जो एम्फसाइज करता है जिस कंसेप्ट पर, उस पर भी बात करी।
लेकिन जो मैकले मिनट थे वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पर ही एम्फसाइज करते थे। इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्टैब्लिशमेंट करी थी, याद रखिएगा, कलकत्ता, बॉम्बे, ओके, कलकत्ता ही, कोलकाता नहीं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कब किया था? 1857 में किया था, ओके। और प्राइवेट एजुकेशन, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको ग्रांट देना, ओके, फंड देना, ग्रांट मतलब फंड देना, ये सही की। फिर इन्होंने स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन किया और एजुकेशनल पॉलिसी जो भी थी ब्रिटिश टाइम के बारे में इन्होंने बात करी। तो ये अगर मैं बात करूँ मैकले मिनट से तो ये थोड़ा सा इनका सही था, ओके। ये है सर चार्ल्स वुड, ये इन्होंने 1884 में, ओके, 1854 में बात करी थी। और सबसे पहले जो पॉलिसी आई थी वो मैकले मिनट की 1835 में आई थी, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट, आंसर आपको सही आ गया। नेक्स्ट ये है मीन्स, 11 क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। ऐसा कम्युनिकेशन की बात करो जो कि वर्ड ना हो, क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट, ऑरल, रिटन, नॉन वर्बल। आंसर आ गया, क्या होगा? नॉन वर्बल। जब हम वर्ड से, ओके, वर्ड से बात नहीं करते, इशारों में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन जहाँ पर सिंबल, साइन, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ओके। आप सिंबल, साइन, साइंस की बात करते हो, जैसे कि मान लो मैं लिख लेती हूँ प्लस, तो आपको पता है कि ऐड करना, ओके। अगर माइनस, तो आपको पता है मैम ने बोला है सब्ट्रैक्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा? साइन। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप लिखते हो वर्ड को, टेक्स्ट को, ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, ओके, तो ये सारे आपके रिटन हो गए, ओके, जो कि परमानेंट होता है और आप बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है। अगर देखिए ओरल से अगर बात करें, रिटर्न अच्छा होता है। अगर ओरल की बात करें तो ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती हैं, ओके, कम्युनिकेशन होती हैं, फेस टू फेस होती हैं। फिर नॉन वर्बल क्या होता है? ये आपके जेस्टर, पोस्चर, ओके, आप कैसे दिख रहे हो, आपके पोस्चर कैसा होता है, ओके, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये बात करती हैं। विदाउट एनी वर्ड, फेशियल एक्सप्रेशन, जो इमोजीज भेजते हैं ना, वो क्या एग्जाम्पल है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। पोस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, ओके, बोलते हैं ना आई कांटेक्ट करके बात करो, तो ये चीज़ हो जाती है। ये क्या है? नॉन वर्बल क्यूज है, ओके। तो आपको पता है कि सामने वाला कैसा है, कैसे मूड में है, ओके, तो पता चल जाता है, ओके। इमोजीज बेस्ट एग्जाम्पल है आजकल। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, विदाउट एनी वर्ड्स, ओके। आंसर हो गया है ऑब्जेक्ट, ऑरल, रिटन। आपको समझ आ गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ टीचर टीचिंग, ओके। टीचर मतलब शिक्षक, पढ़ाता कैसे है, पढ़ाता कैसे है, वो होता है टीचिंग, ओके। टीचर और आपके टीचिंग में डिफरेंट है, टीचर और ट्रेनिंग में भी डिफरेंस है, टीचर लर्निंग में भी डिफरेंस है, टीचर इंडोक्ट्रिनेशन में भी डिफरेंस है। ये सारे वर्ड्स होते हैं, ओके। तो हर टीचर अलग है, इंडोक्ट्रिनेशन अलग है, ओके, लर्निंग अलग है, ट्रेनिंग अलग है, ओके। ये सारे वर्ड्स याद रखिएगा, ओके। फिर है क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक्स। अब इससे क्वेश्चन पूछा है टीचिंग मेथड से। तो 2 टीचिंग मेथड्स हम पढ़ते हैं जो कि टीचर सेंटर्ड होता है। अब टीचर सेंटर क्या होता है? जिसमें रोल ऑफ टीचर ज़्यादा होता है, और एक होता है लर्नर सेंटर जिसमें स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है, ओके। ये है, तो यहाँ पर पूछा है कि ऐसा टेक्निक्स आप बताओ जिसमें लार्ज क्लास एप्लीकेबल हो। चलिए आंसर ऑप्शंस देखते हैं और फिर आंसर ढूंढेंगे। तो ऑप्शंस पूछा है डिबेट और डिस्कशन। आपको नहीं लगता डिबेट और डिस्कशन में हमें बहुत स्मॉल चाहिए, क्योंकि आप ग्रुप बनाओगे, डिबेट करोगे तो लार्ज क्लास में पॉसिबल नहीं होगी। फिर भी देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप वर्क, ये भी नहीं हो जाएगा। ग्रुप विथ लेक्चर, ओके ठीक है। लेक्चर एंड क्लास नोट सही लग रहा है। सेल्फ स्टडी और आस्किंग क्वेश्चन, ये नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर दो, ये नहीं होगी, ये टेक्निक्स नहीं होनी चाहिए, ओके। और ऐसे भी पूछा है टीचर सेंटर, ओके। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में देखो तो आपसे हिंट दे रहा है वो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। लर्नर सेंटर होता तो डी आंसर हो जाता, तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और याद रखिएगा लेक्चर मेथड का एक ही जो
वो है एडवांटेज ये है कि यहाँ पर लार्ज क्लास में ये एप्लीकेबल होता है। ओके, और ये वन वे कम्युनिकेशन होती हैं, ये पैसिव कम्युनिकेशन होती है, एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक्टिव टीचिंग नहीं होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर टीचर बोलती हैं और स्टूडेंट सिर्फ सुनता है, तो लार्ज क्लास में और कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आंसर दैट इज लेक्चर और क्लास नोट। अब टीचिंग मेथड हम बहुत सारे, टीचिंग मेथड क्या होता है कि एक टीचर को क्या क्या स्ट्रैटेजी, ओके, कैसे पढ़ाना चाहिए, बहुत सारे टीचर्स मेथड्स में पढ़ते हैं, उसमें से एक लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड जो होगा यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा बहुत सारे इंफॉर्मेशन, एक गो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन की बताया जाएगा और लर्नर को बताया जाएगा कि हाँ ये है। प्रिंसिपल और स्टूडेंट थ्रू द स्पोकन प्रेजेंटेशन, ये टीचर ही बोलेंगी, लर्नर से नहीं होगा, तो इसको पैसिव टीचिंग भी बोल देंगे। एक्टिव कब होगा, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्राइमरी जो होता है रोल वो स्पीकर का होता है, एक्टिवली स्पेलिंग एक्सप्लेनिंग होती हैं, वो एक्सप्लेन करती हैं जो भी उसकी थ्योरीज, उसके जो भी चैप्टर्स हैं वो होता है। सुटेबल कब होता है, ये सुटेबल ठीक है टीचिंग, ये अच्छा नहीं है, ये मेथड अच्छा नहीं, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सुटेबल होगा। तो कहाँ पर सुटेबल होगा, जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे आप, जब हमें सिर्फ फैक्ट्स बताना है, तो जो है आपका ये टाइप ऑफ टीचिंग जो है लेक्चर मेथड, और ये ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग मेथड है। या थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें बताना है, ओके, थ्योरीज पढ़ाना है, या बताना है कि ये सारे डेट्स याद कर लो, इसमें पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फाउंडेशनल नॉलेज, अगर किसी बच्चे का बेस बनाना है, ओके, तो लेक्चर मेथड बेस्ट मेथड है। तो कभी ना कभी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि लेक्चर मेथड और क्लास नोट मेथड कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कहाँ पर सुटेबल होगा, तो ये सारे आपने ऑप्शंस याद रखना है। क्लियर है, चलिए, तो आंसर सी हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन, बुनियादी का मतलब क्या होगा, नींव मतलब कि मेन, फाउंडेशन है ना, बुनियादी से क्या समझ आ रहा है, फाउंडेशन। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, महात्मा गांधी जी ने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, डॉक्टर राधा कृष्णन और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब यहाँ पर बुनियादी शिक्षा की बात करूँ स्टूडेंट, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था, इन्होंने यूनिवर्सल एजुकेशन और फाउंडेशन एजुकेशन की बात करी थी। ओके, कि सभी उसके जो भी हमारे सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनका फाउंडेशन और बेसिक एजुकेशन क्या होना चाहिए, ओके, उनको नॉर्मल पढ़ना लिखना आना चाहिए। उन्होंने वैल्यू मॉरल एजुकेशन के बारे में बात करी थी। जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो की पॉलिसीज़ पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ोगे डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी। ओके, ये सारे आप आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी एजुकेशन पॉलिसी आए हैं, ये हम बिफोर इंडिपेंडेंट भी आए हैं और आफ्टर इंडिपेंडेंट, और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, महात्मा गांधी जी। ओके, तो इन्होंने बेसिक, ओके, बुनियादी शिक्षा इज ऑल अबाउट बेसिक एजुकेशन। ओके, नींव रखना है, फाउंडेशन रखना है कि बेसिक तो आए। और जब भी हमारी एजुकेशन जो सर्व शिक्षा अभियान आया था उसमें क्या था कि 6 to 14 ईयर के बच्चे को बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। फिर हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। क्लियर है, चलिए, इसी के साथ इसका आंसर देख लीजिएगा, महात्मा गांधी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, विच इज द नॉट द फंक्शन ऑफ NCTC, कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे ना स्टूडेंट, तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है। ठीक है, तो नेशनल ये है NCTC का, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, टीचर के एजुकेशन की प्रोवाइड कराती हैं, तो ये बॉडी है। अब इनके फंक्शन के बारे में पूछा है, तो ऑप्शंस है, प्लानिंग फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, प्रोवाइडिंग ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज,
कोऑर्डिनेट विद सेंटर स्टेट फॉर द टीचर एजुकेशनल इशू, रेगुलेट द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अब बात करें, यहाँ पर आपको इतना तो पता चल गया कि ये टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है, मतलब कि टीचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट में भी प्लानिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ओके, बिल्कुल सही है। अब ये ग्रांट कौन प्रोवाइड कराता है? यूजीसी, ओके ओके, यूजीसी प्रोवाइड कराता है, ना कि एनसीटीसी, ओके, ये नहीं कराता। ये कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू टीचर एजुकेशनल इशू, ओके, और रेगुलेट करता है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाता है अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ओके। और भी चीज़ें जान लेते हैं। बात करें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक्ट के थ्रू आया है। कौन से एक्ट के थ्रू? नोट करेंगे। तो एक्ट की बात करें तो ये आया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, ओके। तो कौन से एक्ट से आया है? टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 में। कब ये अपना काम करना कब से स्टार्ट कर दिया? 17 अगस्त 1995, 2 साल बाद 17 अगस्त 1995 से स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या करते हैं? प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं तो फॉर द डेवलपमेंट, ओके, टीचर के एजुकेशन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जिसमें हमने इन सर्विस टीचर के बारे में बात करी थी, मतलब जो ऑलरेडी पढ़ा रही हैं टीचर, उनके क्वालिटी या उनके स्किल को डेवलपमेंट के लिए इन सर्विस क्या होती हैं? ट्रेनिंग होती हैं। तो टीचर एजुकेशन के लिए ये इंस्टीट्यूट है। और अगर आप बात करोगे ना स्टूडेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इनके बारे में बहुत बात करी गई है, ओके। तो टीचर एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री होनी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। नॉर्म्स क्या होता है? रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड्स, ओके, क्वालिटी इंक्रीज होनी चाहिए। इन सभी के बारे में बात करी। फिर इसमें देखेंगे कुछ फंक्शंस, बहुत सारा है यहाँ पर। देखिए, सर्वे और स्टडी करना, ओके, कितनी टीचर हैं, किन उनका अपग्रेड कितना हुआ है, नॉलेज इंक्रीज हुआ, क्या एजुकेशन जितनी है उतनी टीचर है, एक क्लास में कितने टीचर, इन सब के डाटा को देखना। फिर रिकमेंड करना है ना, रिकमेंड करना कि कैसे क्वालिटी को इंक्रीज करे, कैसे स्टैंडर्ड को इंक्रीज करा। कोऑर्डिनेट करना एंड मॉनिटर करना, अभी हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं कि कितना टीचर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बात करते। फिर क्वालिफिकेशन गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू जो लर्नर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्लास, एक टीचर की क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, ये भी बात करते हैं। नॉर्म्स ऑफ द कोर्सेज, टीचर एजुकेशन में कोर्सेज क्या होने चाहिए, उनको क्या कैसे बताना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होती है, ओके। कंप्लायंस गाइडलाइंस, ओके, ये गाइडलाइंस बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ओके, ये बात है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, ओके, इन स्टैंडर्ड कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था क्या वो मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इनोवेशन एंड रिसर्च, डेली R&D करना। अगर टीचर अच्छे होंगे तो क्या होगा? हमारा लर्नर भी अच्छा होगा, और लर्नर अच्छा होगा तो एजुकेशनल सिस्टम अच्छी होगी, और फिर कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी या हमारा देश क्या होगा? डेवलप्ड होगा। और परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, क्या जो हम कर रहे हैं टीचर एजुकेशन सही से पढ़ा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस, उन्होंने जो हमने ट्रेनिंग दिया वो सही से हुआ या नहीं हुआ। तो ओवरऑल आउटकम या फीडबैक बोल सकते हैं, ये सारे करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि 1995 में आया था, और ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों है? क्योंकि ये एक्ट्स के थ्रू आई थी, ओके। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपको पता चल गया। क्या पूछा है? नॉट पूछा है, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रांट तो यूजीसी देते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ को याद रखिएगा, ग्रांट कौन देता है? यूजीसी। यूजीसी के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, सारे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये अगर ये आप सीरीज़ देख रहे हैं ना स्टूडेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, ओके, एक टीचिंग जो है
आप याद रखिएगा, टीचिंग इज डजेंट मीन सिर्फ टीचर, सिर्फ स्टूडेंट। ओके, टीचिंग मतलब कि ओवरऑल। अब क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, इसको मल्टीपोलर प्रोसेस बोलते हैं, ट्राई पोलर प्रोसेस बोलते हैं, बाईपोलर प्रोसेस होते हैं, नन ऑफ दिस। मल्टीपोलर तो बहुत सारे हो जाएंगे, बाईपोलर या टीचर और स्टूडेंट होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये इंटरनेट यूट्यूब नहीं होता, क्या मैं आपको पढ़ा पाती? नहीं। तो क्या है, एक टीचिंग जो है वो ट्राईपोलर प्रोसेस है। किस किन का मेल है यहाँ पर? टीचर के साथ साथ स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ साथ करिकुलम। ओके, सभी होना चाहिए। ट्राईपोलर प्रोसेस है, इसमें क्या होती हैं, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और आपके जो कंटेंट होती हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, सिलेबस होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सारे आपके क्या आते हैं, करिकुलम में। और देखा जाए तो ये सेकेंड क्वेश्चन मतलब कि रिलेटेड है क्वेश्चन, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन बात करी और अभी भी आया है। ओके, तो ये आंसर क्या हो जाता है, बी, ट्राईपोलर। मतलब कि टीचर, स्टूडेंट और जो वेरिएबल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं टीचर और स्टूडेंट्स को, उसको हम करिकुलम बोल देते हैं। ओके, तो ये सारे हो जाते हैं, कंटेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ पर डिसीजन मेकिंग सभी को दिया जाता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं ना, इनको भी डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेट किया जाता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। और सेंट्रलाइज क्या होगा? जब एक ही अथॉरिटी डिसीजन लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, सेंट्रलाइज बोल देते हैं। तो पूछा है कि डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। ओके, ऐसी कौन सी, ओके, पूछा गया है कमीशन। ओके, कमीशन जो कि डिसेंट्रलाइज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी। तो ये भी बिफोर इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे एजुकेशन जो कि ब्रिटिशर के टाइम पर आए थे, उससे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन से पूछा है कोठारी कमीशन। ओके, कोठारी कमीशन अब तक जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो कोठारी कमीशन जो कि 1964 में आई थी। ओके, 10+2+3, वो अभी क्या आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सेडलर कमीशन, ओके, हंटर कमीशन और मुल्डियार कमीशन। ओके, मुल्डियार कमीशन आपका सेकंड कमीशन आया था आफ्टर इंडिपेंडेंट। ओके, तो आंसर यहाँ पर आ जाता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने एजुकेशन जो कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी थी। बात बताओ स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा कि जो हुड डिस्पैच आई थी 1854 में, पढ़ लिया। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आफ्टर जो ब्रिटिशर के टाइम में क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ, उसको ओवरव्यू किया था किसने, हंटर कमीशन में, जो कि कब आए थे, 1882 और 1883 में। और इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर बहुत सारा एम्फसाइज किया कि आप हायर एजुकेशन के बारे में बात मत करो, पहले बेसिक तो एजुकेशन बात करो। तो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, और इन्होंने पूरा जो ओवरव्यू लिया, ओके, व्यू किया द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम सिंस 1854, है ना, बताया मैंने। 1854 में जो हुड डिस्पैच लेके आए थे, उसके बाद इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसे हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, उन सभी को रिव्यू किया। फिर इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, सजेशन दिया। क्या बोले ये कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उनको क्या करो, न्यूली डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स, मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उनको किसके हैंड ओवर कर दो, जो कि डिस्ट्रिक्ट है और म्युनिसिपल बोर्ड है, ताकि इन पर क्या हो, देखभाल अच्छे से हो, सुपरविजन अच्छे से हो, मेंटेनेंस अच्छे से हो, ये बात करी। फिर इन्होंने रिकमेंड दिया था सेकेंडरी एजुकेशन एंड शुड हैव 2 डिवीजन। इन्होंने बोला जो देखो जो पढ़ना चाहता है, इनका यही था, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाओ, और जो पढ़ना नहीं चाहता है उनको वोकेशनल एजुकेशन दे दो। मतलब कि मान लो कि कोई पढ़ना चाहता है तो उसको पीएचडी कराओ, अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो क्या करो, उसको एक स्किल दे दो, स्किल दे दो और वो एम्प्लॉयमेंट कर देगा। तो वोकेशनल एजुकेशन जब हम करके सीखते हैं, ओके, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन। तो हमारे इंडिया में आजकल वोकेशनल एजुकेशन बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं। तो समझ आया स्टूडेंट, हंटर कमीशन कब आई थी, क्या क्या एम्फसाइज किया था इन्होंने? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हंटर कमीशन। आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन। ओके, जब हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज एक और ज़्यादा तो उसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो रिसीव होला, टेलिंग मतलब कि बोलना, स्पीक करना, कम्युनिकेशन लग रहा है, स्पीकिंग मतलब बोलना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? द बेस्ट आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन। जब हम दो और दो से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। एक दो टर्म्स बताना चाहूँगी स्टूडेंट, याद रखिएगा। जब टीचिंग इफेक्टिव कब होगा? एक जो टीचिंग है उसका जब इफेक्टिव कब होगा, उसको अच्छा कब बोलेंगे? जब लर्नर सीखेगा, जब लर्नर सीख जाएगा तो उसको बोलते टीचिंग इफेक्टिव हो गया। कम्युनिकेशन लिख लीजिएगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब फीडबैक आता है, जब फीडबैक आया तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे ये सारे वर्ड्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? जब आप कॉम्प्रीहेंस करते हो, जो आपने सुना उसको या तो आपने माइंड में रखा और कॉम्प्रीहेंस किया, अंडरस्टैंड किया द कंसेप्ट। ओके, ये है। फिर टेलिंग क्या किया? टेलिंग मतलब होता है आपने एक्सप्रेस किया या नरेट किया, है ना? टेल किया। मान लो एक स्टोरी बता रही हूँ तो नरेट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? टेलिंग कर रही हूँ। स्टोरिंग टेलिंग से आया है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब हम वर्ड से, साउंड से, साइन से, बिहेवियर से, हमने पढ़ा ना ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारे। जब आप इन सारी चीज़ों से किसी के नॉलेज या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज मतलब मैं भी बोल रही हूँ आप भी बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो जाएगी। ओके, यहाँ पर एक्सप्रेशन, एक्सचेंज और वेरियस मीडियम होती हैं। ओके, मीडियम, किस मीडियम से आप दे रहे हो? अब देखिए मैं किस मीडियम से आपको पढ़ा रही हूँ? यूट्यूब के मीडियम से पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे हो जाता है। की डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है? तो अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉम्प्रीहेंड करना, लिसनिंग मतलब क्या? हियर करना। ओके, ये वर्ड याद रखिएगा। टेलिंग और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंट है? टेलिंग मतलब होता है नरेशन करना, मतलब कि आप नरेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, उसको टेलिंग बोलते हैं। और कम्युनिकेशन क्या होता है? आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो। फिर कम्युनिकेशन और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है? कम्युनिकेशन में मतलब बोथ, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको सेंडर और रिसीवर भी बोलते हैं, एनकोड भी हो रहा है, डिकोड भी हो रहा है, राइट, ये होती हैं। वहीं यहाँ पर लिसनिंग क्या होगा? आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो और इंटरप्रेटेड कर रहे हो। ओके, नॉलेज को कि सही बोला है या सही नहीं बोला है, ये बात है। ठीक है, तो ये आपके की डिफरेंस हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द अप्रोच रिकमेंडेशन, एनईपी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इंटीग्रेट द आईसीटी इन एजुकेशन। ओके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आई है न्यू एजुकेशन में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव या क्या मोटिव पूछा, अप्रोच पूछा। ओके, अब देखते हैं, ऑप्शंस में चलते हैं। आईसीटी शुड बी यूज एज अ स्टैंड अलोन टूल फॉर डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन। बोलते हैं आईसीटी यूज़ करना चाहिए एक मीडियम जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जैसे टीचिंग हो गई उसको बताने के लिए। फिर पूछा है आईसीटी शुड बी इंटीग्रेट अ सीमलेसली इन द करिकुलम एंड पेडागोजी एक्सरसाइज। आईसीटी को क्या करना चाहिए? इंक्लूड करना चाहिए आपके क्लासरूम वगैरह में। ठीक है, ये पूछा है। फिर आईसीटी शुड बी प्राइमरली यूज फॉर रॉट लर्निंग। रॉट मतलब क्या होता है? रट्टा मार। ओके, जो कि अब हमारे इंडिया में ऐसा नहीं एम्फसाइज है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस से सीखना, मतलब करके सीखना, वोकेशनल एजुकेशन बोला गया है। आईसीटी शुड बी एम्प्लॉयड टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंटायरली। ओके, आपसे रिकमेंडेशन, द बेस्ट आंसर पूछा है कि इन तीनों में क्या है, तो बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि आईसीटी जो हमारी टेक्नोलॉजी, हमने एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी लेके आए, जैसे कि आप पढ़ोगे मूक, जैसे कि स्वयं प्रभा, ओके, या फिर आप पढ़ोगे स्वयं, ये सारे आपके क्या हैं? एजुकेशनल लेके आए हैं। इसमें सीमलेसली मतलब कि जो अगर मान लो कि मैं आपके पास नहीं भी हो फिर भी आप एजुकेशन ले रहे हो। ओके, ये है। ओके, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है फिर भी
हमारे करिकुलम में हमारी जो ओवरऑल जो हमारी इंस्ट्रक्शनल्स है उसमें अप्लाई करना। और पैडागोजी, पैडागोजी क्या होता है, जैसे पढ़ाती हैं टीचर पढ़ाती हैं उसमें भी आईसीटी को क्या करना है, इंक्लूड करना। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आजकल एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पढ़ते कराते हैं, हम मैं इंडिविजुअल इसको कवर करूँगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये इन्होंने इंटीग्रेट किया है आईसीटी को करिकुलम और पैडागोजी, ओके, टीचिंग में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिलीवरिंग, ओके, स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन पूछा है कि इकलौता, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। फिर बोलते हैं रूट मेमोरी। एक याद रखिएगा, जब भी रोट मेमोरी वर्ड होगा ना किसी ऑप्शन में, पहले सबसे पहले उसको ही एलिमिनेट करो, ठीक है, ये बात है। उसके बाद बोलते हैं रिप्लेस। ट्रेडिशनल एजुकेशन तो होगा स्टूडेंट, आप स्कूल में भी देखते हो, एक साइड होती है स्मार्ट बोर्ड और एक होता है हमारा ट्रेडिशनल बोर्ड। तो दोनों मतलब कि जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी टीचिंग या हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको लेके चलना है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। फिर पूछा है व्हाट आर OER's फुल फॉर्म, ओके, फुल देखते हैं क्या है। ए पूछा है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एग्जामिनेशन रिसोर्सेज, ऑनलाइन ई लर्निंग रिसोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो ये है एजुकेशनल, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मतलब आपके पास ओपनली बहुत सारे रिसोर्सेज हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे बमदार हो, मतलब कि बहुत सारी आपके पास रिसोर्सेज है, मटेरियल्स है, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। ये है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो एजुकेशनल मटेरियल्स आइदर पब्लिक डोमेन और पब्लिश अंडर द लाइसेंस, या तो आपको फ्री फंड में सारा मिल जाएगा या तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस में लेना पड़ेगा। ये है, जैसे कि आपको एक्सप्लोर करना है, पीएचडी करनी है, तो आपको क्या होता है, आप जैसे लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी लिटरेचर रिव्यू होती हैं जो आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। कोई ऐसी लिटरेचर रिव्यू होता है जिसको आपको पैसे दे के पढ़ना पड़ेगा, तो वो है। ओके, क्रिएटिव, यहाँ पर कहता है हाउ मटेरियल्स कैन बी यूज, रीयूज, अडेप्ट, शेयर एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स। ओके, ये क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू लर्नर, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा जैसी ज़रूरत होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, आपका आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 20th क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कि आपको फिजिकल स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करते हुए, ओके, आप घर में बैठे हुए भी एजुकेशन ले सकते हो। इग्नू नाम आजकल हम जो फेमस है, इग्नू क्या है, वो डिस्टेंस एजुकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो देख लेते हैं क्या है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। इग्नू फ्री तो नहीं देता ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, है ना, आपको चार्ज तो देना पड़ता है। फिर है फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जब मर्जी आप पढ़ लो, जब मर्जी जहाँ पर भी हो ना। जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें तो जहाँ पर आपने एडमिशन कराया है वहीं पर आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इग्नू क्या है, जहाँ पर हो, जिस जगह पर है वहीं पर सेंटर भरो और वहीं पर पेपर दे दो। तो ये है, तो यस ये लग रहा है, चलिए इसको टिक कर देते हैं। फिर अनकरेज अर्न एंड लर्न, नहीं है ना, अर्न करने की बात तो नहीं करते हैं। नो रेगुलर अटेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। हायर एंड कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ एजुकेशन, ये है नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट 2, 3 और 4 हो जाएगा, 2, 3 और 4, मतलब बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ पर, ठीक है। 2 फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए, अनकरेज अर्न, ओके, अर्न एंड लर्न,
ठीक है, ये भी है। नो एजुकेशन, नो रेगुलर एजुकेशन। अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, मुझे ये नहीं लगा, ओके, ये नहीं लगा, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, अर्न करने की बात नहीं करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, विदाउट, मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो भी वो एजुकेशन क्या ले सकता है, ओके। डिस्टेंस, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम अलाउ किया है टीचर और लर्नर की कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर हो, आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन ले सकते हो। कुछ एडवांसेस दिए गए, एडवांटेज दिए गए हैं डिस्टेंस एजुकेशन की, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत, कोई रूल्स रेगुलेशंस है, जब मर्जी पढ़ो, ओके, ये है। एग्जाम तो उनके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा आपको। एसेसिबिलिटी, द वर्ड एसेसिबिलिटी होता है रीचेबल, हर बच्चा, हर गांव का लोग क्या कर सकता है, कहीं भी रह रहा है, ओके, वो का एजुकेशन सिस्टम ले सकता है, तो इसको बोलते हैं एसेसिबिलिटी। कॉस्ट इफेक्टिव, अगर बात करें जो आप मान लो कि आप फिजिकली जाके जहाँ पर एडमिशन लेते हो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट हाई होता है, लेकिन अगर आप इग्नू के कोर्सेज देखोगे तो आपको कम पैसों का मिल जाएगा, ओके, ये है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे डिग्रीज हैं, जो मर्जी आप एक्वायर्ड करो, ओके, ये है। टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, आपके पास फ़ोन होना चाहिए तो टेक्नोलॉजी से है। कस्टमाइजेशन, आपके ज़रूरत के हिसाब के, आपके नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया है, ओके। कैरियर एडवांसमेंट, आप जो मर्जी आप अपने कैरियर को डेवलप करो, एडवांस करो, ये बात करी गई है, ओके। फीचर्स की बात करें स्टूडेंट तो ये फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, ओके। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन अनकरेज, नहीं ये रहने दीजिए स्टूडेंट, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ओके। तो 20 क्वेश्चन इस प्रकार से हमने कर लिया है, ओके। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। हमने जो कॉमर्स के बीएड पोर्शन थे हमने सारे कर लिए। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। पीडीएफ स्टूडेंट, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, या तो आप इस नाम से सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए सारे पीडीएफ अवेलेबल होगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपके लिए सारे अवेलेबल है, सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए, आप एक्सप्लोर करिए, ओके। जाते जाते चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके। आप सभी का धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।